हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल। हम यहाँ पे रोज मिलते हैं फॉर अ क्विक डिस्कशन ऑन अ डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पेपर फॉर आरबीआई, द बार्ड, फॉर सेबी, फॉर ऑल दीज एग्जामिनेशंस। तो इसके लिए हम यहाँ पे रोज मिलते हैं, हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं, इस तरीके से डिस्कस करते हैं कि आप उसके बारे में एक 300 वर्ड, 400 वर्ड और 600 वर्ड तक के बड़ा ऐसे लिख सको। सो for today the topic that I have decided to take on is blue economy. ब्लू इकोनॉमी हमारा आज का टॉपिक है। आपको सोच के लग रहा होगा एग्जैक्टली ब्लू इकोनॉमी क्या होगा, है ना। ब्लू इकोनॉमी जैसा कुछ भी एग्जिस्ट भी कैसे कर सकता है, बट हाँ जी ये बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। एंड व्हाट इज इट? इट इज नथिंग बट टू यूज आर ओशंस इन अ मैनर जहां से हमारे इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं ये हमें मिल जाए। हम अपने ओशंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं ऑन मल्टीपल लेवल्स। हम चाहते हैं हमारे ब्लू इकोनॉमी के ओशनिक बेनिफिट्स जो हैं ये हर जगह पे आए, हर अलग अलग तरीके से। टूरिज्म, क्लाइमेट चेंज, ये सारी चीज़ों को ये सॉल्व कर दे। हमने लास्ट यानी कि कल एक सेशन किया था ऑन सागरमाला। सागरमाला भी बहुत क्लोज टॉपिक है और सिमिलरली उसी लाइन में आता है ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का एक्चुअली पार्ट होगा सागरमाला प्रोजेक्ट। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो सेशन जरूर कल का देख लीजिएगा। नाउ ब्लू इकोनॉमी को डेवलप क्यों किया जा रहा है? मतलब ऑलरेडी तो ऐसा है कि हमारे पास ओशंस है, हमारे पास सीज है, हमारे पास रिवर है, सब कुछ है और वहां पे ऑलरेडी कुछ ना कुछ बिजनेसेस तो हो ही रहे हैं ना। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई बिजनेसेस नहीं हो रहे हैं। वहां फिशरमैन जाता है, फिशरमैन वहां फिश निकालता है, ये सब कुछ हो रहा है। तो एग्जैक्टली व्हाट इज द प्रॉब्लम? हमने इसको एक अलग से सेक्टर बना के इसको डेवलप करने का क्यों सोचा? वहां पे कोस्ट भी है, वहां पे पोर्ट भी डेवलप हो रहा है। तो कोस्ट यानी टूरिज्म और ये सब ऑलरेडी है जहां जहां ओशंस है। इसके अलावा पोर्ट, जहां जहां पानी है वहां वहां बंदरगाह भी है। तो एग्जैक्टली हमने इसको इस तरीके से डेवलप करने का सोचा क्यों कि इसका एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो। सस्टेनेबल यानी कि कोई ऐसी चीज जिसका हम अभी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर पाए बट हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन भी इसका यूटिलाइजेशन कर पाए। तो इसका मैं आंसर लेके आई हूं आपके पास। आई एम किंजल एंड वेलकम हियर इन द सेशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 बड़े बड़े ग्रोथ सेक्टर हैं ब्लू इकोनॉमी के, और वो क्या है? जैसे शिप बिल्डिंग एंड शिप रिपेयर। शिप को बनाना और शिप को रिपेयर करना। याद रखिए शिप को रिपेयर करना एक बहुत बड़ा सेक्टर है एक्चुअली अपने आप में। ट्रांसपोर्टेशन थ्रू कार्गो एंड फेरी। फिशरीज, फिश को डेवलप करना। ऑफशोर ऑयल एंड गैस। तो ये चार पांच, और ऑफ कोर्स बायोटेक्नोलॉजी जहां से मेडिसिन वगैरह बनती है। तो ये 4-5 बड़े मेजर एरियाज हैं ब्लू इकोनॉमी के। इसके अलावा ये रिन्यूएबल एनर्जी, कोस्टल और मैरीटाइम टूरिज्म और एक्वा कल्चर मतलब फार्मिंग ऑफ फिश, ये भी सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड हैं। मैं समझ रही हूँ आपको समझ अभी ऊपर ऊपर से आ रहा होगा, बट हम डिटेल में अभी जाने वाले हैं। मैं एक और बार आपको बता दूं, शिप बनाना, ट्रांसपोर्ट करना ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हम कर पाए। फिशरीज, फिशेस का प्रोडक्शन और इसके अलावा फिश मार्केट को कैसे हैंडल करना। ऑफशोर ऑयल एंड गैसेस, ये जो पानी के बीच में ऑयल और गैस होता है। कोस्टल मैरीटाइम टूरिज्म, रिन्यूएबल एनर्जी एंड एक्वाकल्चर। तो यहाँ पे मैंने एक डेफिनेशन ली है वर्ल्ड बैंक की, कि वर्ल्ड बैंक की डेफिनेशन क्या है ब्लू इकोनॉमी पे। तो द ब्लू इकोनॉमी इज द सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड एंड जॉब्स व्हाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ ओशन इकोसिस्टम। ओशन इकोसिस्टम के हेल्थ को प्रिजर्व करते हुए ब्लू इकोनॉमी आगे इस तरीके से बढ़ रही है। अब ब्लू ये डेफिनेशन है जो आप यूज कर सकते हैं अपने ऐसे में भी, कि वर्ल्ड बैंक का ऐसे अगर आपको कहीं भी यूज करनी पड़ी डेफिनेशन तो आप इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा है दैट ब्लू इकोनॉमी इज नथिंग बट अ सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशन रिसोर्स। ओशन के जो रिसोर्स है उसका सस्टेनेबल यूज किस चीज के लिए? पहली चीज है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरी चीज है इंप्रूव्ड लाइवलीहुड, लोगों की लाइफस्टाइल बदले, एंड जॉब्स व्हाइल प्रिजर्विंग द हेल्थ ऑफ इकोनॉमी। तो इकोसिस्टम का हेल्थ प्रोटेक्टेड रहे और उसमें हम जॉब्स भी हैं प्रोड्यूस कर पाए। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ग्रोथ की
ब्लू इकोनॉमी को इस तरीके से आगे बढ़ाया जाए कि ये हमारी जीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन सके। द नेक्स्ट थिंग इज सोशल इंक्लूजन। बेसिकली हमारी गवर्नमेंट ये भी चाहती है हमसे कि ये जो फिशिंग कम्युनिटी है या ये जो कोस्ट वाली कम्युनिटी है, जो ऐसे सिटीज, विलेजेस और डिस्ट्रिक्ट है जो कोस्ट के पास बने हुए हैं, इन सभी को वो इंक्लूड करना चाहती है एक बड़े एरिया में और इन सभी को एक सेक्टर में डालना चाहती है विच इज ब्लू इकोनॉमी, ताकि अगर कोई छोटा सा फिशरमैन है जो वहां चलाता है या कोई इंसान है जो बोट चलाता है तो या बोट के कंस्ट्रक्शन में वर्कर है, इन सभी को एक ग्रोथ मिले लाइफ में और सोशली ये सब इंक्लूडेड रहे उस एरिया में। जब ये सोशल इंक्लूजन करेंगे तो अलग अलग टाइप के लोग जो हैं इस इकोनॉमी का हिस्सा बन पाएंगे। ब्लू इकोनॉमी का हिस्सा इट वोंट बी जस्ट द फिशरमैन बट ऑल्सो द पीपल हु आर ओनिंग बिजनेसेस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम विच इज रिलेटेड टू पोर्ट और इज पीपल हु रियली आर इंटरेस्टेड इन गेटिंग इनटू पोर्ट्स। इसके अलावा मेकिंग वेव्स ओशन कंजर्वेशन, सबसे पहले दे ऑल्सो वांट कि ओशनिक कंजर्वेशन भी हो। That means it doesn't just it is not limited to the aquatic animals that reside in ocean और उनका protection, no, it is far beyond that. And what is it? It is as simple as the idea that they want that ocean's health should also be protected. ocean का अपना health होता है, वहाँ कचरा ना हो, वहाँ पे कोई ऐसे केमिकल ना डाल रहा हो, ये सारी चीजें भी ना हो रही हो, ये भी उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो ओशन की हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा, इसके अलावा इम्प्रूव्ड लाइवलीहुड। अच्छा, लाइवलीहुड को इम्प्रूव करने का फंडा क्या है? व्हाट इज द फंडा बिहाइंड इम्प्रूविंग लाइवलीहुड? When I am saying improved livelihood, what I essentially mean is, please do not read this. I just found this pie chart and I found it interesting, so I've managed it. ये percentage का कोई meaning नहीं है. So improved livelihood का meaning क्या है? कि अगर मान लो जैसे पहले education was a scattered industry, है ना, फिर धीरे से आए private schools, तो private schools में teachers की salary बहुत high हो गई, फिर धीरे से आया द कंसेप्ट ऑफ गोइंग टू ट्यूशन, तो ट्यूशन में और हायर हो गई, फिर उसके बाद धीरे से आया द आइडिया ऑफ स्कूल्स विच आर बोर्डिंग इन नेचर, तो बोर्डिंग स्कूल्स में और बेटर टीचर्स को एम्प्लॉयमेंट मिलने लगा। स्कूल ओवरऑल देखो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस ऑल्सो इन हिज और हर कम्युनिटी, बिकॉज आप सभी ने देखा होगा, देयर इज अ वायरल वीडियो कि एक टीचर हैं जो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि उनकी सैलरी कम है कॉलेज में। तो ये मैं आपको बस ऐसे एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे ये धीरे धीरे बढ़ा है ओवर द टाइम। आप जहाँ से भी हैं, अगर आप टीयर 2 सिटी से हैं तो आपको भी पता होगा कि आपके स्कूल टीचर की पिछले कई सालों से सैलरी लगभग 30,000 40,000 से ऊपर नहीं होगी, और जो कई सालों से काम कर रहे हैं। बट द आइडिया इज कि इसी तरीके से जब ये एजुकेशन को बिल्कुल वैसा सेक्टर बनाया गया कि डिजिटल इंडिया ले आए, एडटेक लगा दिया, अब आप घर पे बैठ के ट्यूशन दूसरे देश में किसी को इंग्लिश सिखा सकते हो, अब आप अपने घर में बैठ के, आप अगर दिल्ली में रह रहे हो और आप हैदराबाद में किसी को मैथ सिखा सकते हो, आप मान लीजिए आप किसी गांव में रहते हो कहीं पे नॉर्थ ईस्ट में एंड यू स्टिल वांट टू टीच लेट्स से आर्ट एंड क्राफ्ट टू समबडी, आप आर्ट एंड क्राफ्ट टीचर हो, तो आप ये नॉर्थ में दिल्ली में किसी को घर बैठे सिखा सकते हो। तो ये डिजिटल इंडिया के कारण ये बूम आया इस इंडस्ट्री में, एंड नाउ all the teachers are paid for whatever kind of work that they are doing. There are platforms that yet needs to be explored, but still ये एक work in progress है। तो सिमिलरली गवर्नमेंट चाहती है कि ये जो फिशरीज वाले लोग हैं जो मछली पालन करते हैं या जो ये पूरा जो कोस्ट और कोस्टल से रिलेटेड इंडस्ट्री है या फिर इवन टूरिज्म, इन सबको एक ऐसा टॉप नॉच इंडस्ट्री बनाया जाए जिससे सबका एक ओवरऑल डेवलपमेंट हो, और जब सबका एक एक इंसान का ओवरऑल डेवलपमेंट होगा तो ऑफ कोर्स लोगों के लाइवलीहुड भी चेंज होंगे। इससे आपके पास वर्किंग अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी, आपके पास हेल्थ केयर ज्यादा होगा। अगर आप बीमार पड़ गए और आपके पास ठीक ठाक पैसे हैं तो आप जरूर जाएंगे हॉस्पिटल, आपको हेल्थ सर्विसेज, एजुकेशन, ये सारी चीजें मिल जाएंगी। और बेसिकली आपका प्रोफेशन कुछ भी हो, आप कोई भी हो, आप कहीं के भी रहने वाले हो, आप
थोड़ा ज्यादा खुश रह पाएंगे, बिकॉज यू आर अंडर अ सेक्टर विच इज इंपॉर्टेंट टू द गवर्नमेंट, सो द गवर्नमेंट विल हेल्प यू टू डेवलप दैट सेक्टर. इसके अलावा दे ऑल्सो वांट कि द ओवरऑल एनवायरमेंट में सस्टेनेबिलिटी हो. आप एक बात समझिए, ओशंस एंड आवर वाटर बॉडीज आर अ मेजर सोर्स ऑफ आवर क्लाइमेटिक चेंजेस. जो भी क्लाइमेटिक चेंजेस होते हैं वो कहीं ना कहीं ओशन से लिंक्ड होते हैं. और अगर हम ओशन की हेल्थ और रिवर्स की हेल्थ और इन सब फिशेज और ये एक्वेटिक एनिमल्स की हेल्थ को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, तो हम कहीं ना कहीं अपने एनवायरनमेंट को भी सस्टेनेबल बनाएंगे. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव अ सस्टेनेबल एनवायरनमेंट along with this idea. So the economic philosophy of the blue economy was first introduced. ये आया कब? ये आया है 1994 में, तो बहुत साल नहीं हुए हैं इसे आए. It was introduced by Gunter Pauli at United Nations University. और उन्होंने बोला था कि हमें फ्यूचर में ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए ग्लोबल वार्मिंग के थ्रेट से बचने के लिए इसे ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करना पड़ेगा. ठीक है भाई. तो द ब्लू इकोनॉमी बाय गंटर पॉली, ये इनका प्रेजेंटेशन था जो इन्होंने दिया था यूनाइटेड. ये वो महान पुरुष हैं जिन्होंने ये किया है, गंटर पॉली, एंड he did it at United Nations University. I picked a different picture of him where he was in environment because I thought that this is a good project, that this is a good idea that he started the conversation that he started. And I also thought it is also environment friendly, so I picked the picture of him in the green background. ठीक है. Now where did he do it? He did it at United Nations University. So this is the place, and the year I have told you, it is already 1994. तो 1994 में इन्होंने किया. बट देयर आर की डिटेल्स. हमारी गवर्नमेंट ने पहले इसकी पॉलिसी को ड्राफ्ट मांगा था. इसमें उन्होंने सजेशंस मांगे थे एनजीओ से और सब जगह से, गवर्नमेंट ऑफिसर्स से, ब्यूरोक्रेट्स से, कि आपका क्या क्या सजेशन होता है. तो ये ड्राफ्ट जो मांगा हुआ था, इसके कुछ की फीचर्स डिटेल हैं. तो सबसे पहले इस ड्राफ्ट में जो फाइनल बन के आया उसमें क्या क्या था. तो देयर वाज अ स्पॉटलाइट ऑन कोस्टल सिटीज. इन्होंने कहा कि भाई आप ओशन को ऐसे ही नहीं डेवलप कर सकते, आपको इसके लिए शहर डेवलप करना पड़ेगा जो पानी के पास है. पानी के पास वाले सारे शहरों को डेवलप करना पड़ेगा, उसको इतना अच्छा बनाना पड़ेगा कि वहां पे ये सर्विसेज आप ले सकें. The vision and strategy that can be adopted by the government of India to utilize the plethora of oceanic resources available in the country. इन्होंने फिर एक और चीज बोला कि ये जो ओशन के पास शहर तो डेवलप कर लेंगे, बट वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द रिसोर्सेज अवेलेबल हियर. यहाँ पे जो रिसोर्सेज है हमारे पास इतने सारे, इन रिसोर्सेज को भी हमें कैपिटलाइज करना पड़ेगा जो ओशन के पास हैं. कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लू इकोनॉमी टू इंडियाज जीडीपी, ये मैंने पहले ही बताया कि दे वांट कि ब्लू जो सेक्टर है वहां से भी हमारे जीडीपी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन हो. और नेशनल सिक्योरिटी ऑफ मेरीन एरियाज एंड रिसोर्सेज, जो मेरीन एरियाज हैं और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसकी नेशनल लेवल पे सिक्योरिटी. प्रोटेक्टिंग मेरीन लाइफ, तो ये तो इम्पोर्टेंट है ही. तो देखो, अच्छा ये वाला पॉइंट मैं ज्यादा बता नहीं पाई. हम सभी को बताए कि चाइना समवे इज ट्राइंग टू have bad relations with us and is trying to attack India on various levels. One of those through various levels, various ways. One of those ways is that they are using oceans and seas and marine and rivers, जिसके थ्रू वो एंटर कर सके इंडियन सबकॉन्टिनेंट में. तो इसीलिए ब्लू इकोनॉमी अगर हम वहां पे अपना बिजनेस ही सेट कर लेंगे तो हमें हमेशा ध्यान होगा कि कौन हमारे आसपास क्या कर रहा है, which is also going to help us. Protection of marine living is also important. अच्छा, now this is a picture from WWF, which is a very renowned organization. उनका एक प्लान है MPA जिससे रिलेटेड ये पिक्चर था. मुझे ये काफी इंटरेस्टिंग लगा. It has a lot of potential in the topic of MPA, but 3 key things that I wanted to pick up from here was कि जब ये सब होगा तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं. तो सबसे पहले प्रोटेक्टिंग एंड रीस्टोरिंग मरीन हैबिटेट. पहला इसका बेनिफिट हो सकता है कि आप मरीन हैबिटेट को रीस्टोर भी कर लो. हो सकता है कोई ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो मरीन जो अभी एक्सटिंक्ट होने की कगार में हो,
तो आप उसे शायद प्रोटेक्ट भी कर सको। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग रेजिलियंस टू एनवायरमेंटल चेंजेस। ये जो एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं, मैंने पहले भी बताया, दे आर ऑफ कोर्स रिलेटेड टू ओशन एंड ओशनिक एरियाज, तो वहां पे भी आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। एंड प्रोटेक्टिंग स्पीशीज एंड रीबिल्डिंग फिश स्टॉक, फिश स्टॉक और फिश स्टॉक का रीबिल्डिंग, और हम स्पीशीज को प्रोटेक्ट कर पाएंगे। अ वेल डिजाइन नेटवर्क, इसमें क्या क्या लगेगा आपको? सबसे पहले आपके पास कम्युनिटी एंगेजमेंट होना चाहिए, जो वहाँ के लोग, जो कोस्टल एरिया के लोग हैं, वो आपकी इस बात से सहमत होने चाहिए, जो शायद नहीं है। अगर आपने कल का लेक्चर देखा है तो आपको पता होगा। सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस, तो आपके पास अच्छे खासे पैसे होने चाहिए टू मेक इट सस्टेनेबल, और धीरे से इट विल स्टार्ट गिविंग यू रिटर्न एज वेल। पार्ट ऑफ एन इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्लान, एक बड़ा सा प्लान होना चाहिए जिसका ये पार्ट होना चाहिए, ठीक है। ऑल्दो सी दिस पिक्चर इज नॉट दैट मच रिलेटेड टू ब्लू इकोनॉमी, बट हाँ, मुझे लगा कि ये ऊपर वाला ये 6 पॉइंट्स जो हैं, इट इज रेलेवेंट, इट इज लाइन। तो सबसे पहले, अच्छा एक और चीज आपको बताती हूँ, हमारी गवर्नमेंट का ना एक विजन है कि 2030 तक के हमें ये 10 सेक्टर में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है। और आप ये वाला पॉइंट कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, कभी भी किसी भी ऐसे भी यूज कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये 10 में से कोई भी रिलेटेड हो। तो ये 10 सेक्टर क्या क्या हैं? ये 10 सेक्टर हैं फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, रेल बनाना है, मेट्रो बनाना है, बुलेट ट्रेन बनाना है। सेकेंड, डिजिटल इंडिया। थर्ड, पोल्यूशन फ्री इंडिया, कि इंडिया जो है पोल्यूशन फ्री हो जाए। फोर्थ है रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो रूरल एरियाज है वो इंडस्ट्रियलाइज हो। फिफ्थ है क्लीन रिवर्स, इसके अंदर गंगा क्लीनिंग प्रोजेक्ट और ये सब है। सिक्स्थ में है डेवलपमेंट ऑफ कोस्ट लाइन। तो ये देखो, फिफ्थ और सिक्स्थ, और स्पेसिफिकली सिक्स्थ इज दैट वन थिंग, ये सिक्स्थ हमारा ऐसा डायमेंशन है ऑफ विजन 2030 जिसके अंडर ब्लू इकोनॉमी, सागरमाला, सब कुछ आ सकता है। और फिर है आउटर स्काईज, सेटिएटिंग हंगर, हेल्दी इंडिया और रिस्पॉन्सिबल ब्यूरोक्रेसी। सागरमाला प्रोजेक्ट ऑफ कोर्स इज अ पार्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी, द टॉपिक ब्लू इकोनॉमी। ये क्या है मैं आपको फिर भी छोटा सा बता देती हूँ। ये हमारे पास एक कोस्ट लाइन है, इधर सब जगह पानी है, आपको पता होगा। दिस इज 7,200 किलोमीटर लॉन्ग। तो द गवर्नमेंट्स आइडिया इज कि ये वाले जो एरिया है ना, इधर ये जो लिखा हुआ है, ये वाले जो एरिया है, अगर यहाँ पे ही हम इंडस्ट्री डेवलप कर लें, अगर हम यहीं पे इंडस्ट्री डेवलप कर लें, पोर्ट को बहुत अच्छे से डेवलप कर लें, तो हमारे लिए ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट होती है वो सारी सेव हो जाएगी। मान लीजिए कोई इंडस्ट्री यहाँ पे है और उसको इस पोर्ट से जाना है, तो उसके लिए कितना दूर है, अगर ये इसी इंडस्ट्री को इधर जाना है तब तो और दूर हो जाएगा। सो द आइडिया इज कि हम बहुत सारी इंडस्ट्री और सिटीज को इसके आसपास डेवलप करें तो हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट जो हैं ये कम हो जाए। इसके अलावा होलिस्टिक डेवलपमेंट एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा वर्ड है, यू माइट हैव हर्ड अबाउट इट, कि वी एज अ सोसाइटी आर नॉट हैविंग अ होलिस्टिक डेवलपमेंट एंड हेंस वी नीड टू हैव अ होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो अपने इंडिविजुअल का होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या होता है? हमारे इंडिविजुअल का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है कि हमें मेंटल पीस मिले, है ना, इधर से हम शांत रहें, इमोशनल पीस मिले, ठीक है, फिजिकली हम फिट रहें, सोशली हमारी अच्छी लाइफ हो, हमारी सोशल लाइफ थोड़ी अच्छी हो, लोग हों, बातें कर सके, शेयर कर सके, एंड लास्ट इज स्पिरिचुअल, योर बिलीफ सिस्टम शुड बी स्ट्रॉन्ग। तो ये होलिस्टिक डेवलपमेंट है इंडिविजुअल का। बट अगर यही मैं, तो ये देखो कितना ओवरऑल डेवलपमेंट है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, सोशल, सभी चीजें इंक्लूडेड है इन द होलिस्टिक डेवलपमेंट। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं कि देयर शुड बी अ होलिस्टिक डेवलपमेंट इन द area, they want a holistic development in blue economy, so it is that they want a mechanism। मुझे एक बात बताओ सिंपल सी, क्या ये ऐसा डेवलपमेंट, ये जो इतना अच्छा डेवलपमेंट है, क्या आप ये सारा कुछ अचीव कर सकते हो? मैं आपसे पूछूं, आर यू entirely developed in all these 5 spheres? Your spiritual belief system is going good, great. Your mental life is also good, mental health is also good, your emotions are all controlled and you are happy and you feel happy about yourself and you have accepted yourself. Have you accepted yourself? Are you physically also fine, a fit youngster, and is your social life also great?
तो आई एम प्रिटी श्योर कि हम सभी में से ये दो तीन सबका फिगर्ड आउट होता है, बट एक दो नहीं होता, बिकॉज वी डू नॉट हैव अ रोबस्ट मैकेनिज्म। हमारा ऐसा नहीं है कि हमने दिन की शुरुआत की और हमारे पास ये 5 आइडियाज है, ये पांचों आइडिया से ये पांचों चीजें डेवलप होंगी कि मैं सुबह उठूंगी, एक्सरसाइज करूंगी तो फिजिकल डेवलपमेंट, फिर मैं पूजा कर लूंगी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, फिर उसके बाद मैं जर्नलिंग कर लूंगी तो इमोशनल डेवलपमेंट, मैं अपने साइकाइट्रिस्ट के पास चले जाऊँ, साइकोलॉजिस्ट के पास चले जाऊँ और उनके पास जाऊँ और मैं अपना मेंटल डेवलपमेंट भी करवा लूँ। तो ये ऐसा हमारे पास एक मैकेनिज्म नहीं है, ऐसी लाइफस्टाइल नहीं है कि हमारा ये सब कुछ डेवलप हो, बट ये ऐसा होलिस्टिक डेवलपमेंट गवर्नमेंट प्लान कर रही है फॉर द ब्लू इकोनॉमी। और क्योंकि गवर्नमेंट ऐसा होलिस्टिक डेवलपमेंट प्लान कर रही है तो इसके लिए उन्हें एक ऐसा रोबस्ट मैकेनिज्म चाहिए, एक ऐसा मैकेनिज्म जो उनके ये जितने भी उनके आइडियाज हैं, जितने भी उनके की टेक अवेज हैं, ये सारे एरियाज को फुलफिल करे। allow integration of various sectors of blue economy from local community, private players, government to meet local and national needs। देखो दो टाइप की नीड्स हो सकती है ये ओशन वाले ट्रेड से। एक हो सकती है लोकल नीड जो हमें और आपको चाहिए मे बी ओशन से, और एक हो सकती है नेशनल, कि इंडिया नेशनली कैसा हो। जैसे हमने कुछ दिन पहले एक एडिटोरियल पढ़ा था जहां हमने पढ़ा था कि वी आर नॉट एसेंशियली अ हैप्पी कंट्री and we are not essentially a very protected country also, मतलब from COVID and all, also on the area that we are a country जहाँ पे लोग खाना नहीं खा पाते, they die of starvation। तो जब हम एडिटोरियल एनालिसिस में ये सब पढ़ रहे थे तो एडिटोरियल आर्टिकल में ये लिखा था कि अगर हमारे पास ये कुछ भी नहीं है, हम भूख से मर रहे हैं, हम हैप्पीनेस इंडेक्स में पीछे हैं, हम अनएम्प्लॉयड भी हैं, ये कुछ भी है, तो ओवरऑल फिर हमारी कंट्री प्रोग्रेस कैसे कर रही है। तो मे बी नेशनली हमारी कंट्री प्रोग्रेस कर रही है कि जब हम फॉरेन के सामने देखें, हम फॉरेन की कोई कंट्री के सामने देखें तो इंडिया एज अ कंट्री इज अ सॉलिड कंट्री। बट क्या इससे इंडियंस को कोई फायदा हुआ है पिछले इतने सालों के डेवलपमेंट में? तो इट इज़ वेरी हार्ड टू कॉमेंट ऑन इट। मतलब हम इंटरनेशनली अभी इतने पावरफुल है कि हम G20 चलाने वाले हैं, हमारा वॉइस मैटर करता है इन द यूक्रेन रशिया वॉर। जापान के प्राइम मिनिस्टर हमारे यहाँ आते हैं और कहते हैं कि अरे आप हमारे साथ रहना, आप बोल दो रशिया बेकार है। बट ये इतनी बड़ी बड़ी चीजें नेशनली हो रही है, बट इंडिया के जो लोकल सिटीजन्स हैं क्या उनका होलिस्टिक होलसम डेवलपमेंट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो बेसिकली नेशनल इंटरेस्ट वाली चीजें जरूर हुई हैं, नेशनली हम इंटरनेशनली पावरफुल हुए हैं, बट लोकली हम अभी भी क्या हैं, वीक हैं। तो सिमिलरली ये ओशन से एक हो सकता है नेशनल बेनिफिट वाली चीजें, एक हो सकती है लोकल बेनिफिट वाली चीजें। तो हम चाहते हैं बेसिकली, ये गवर्नमेंट के भी प्लान में है कि ये ऐसा रोबस्ट मैकेनिज्म बनाए कि लोकल नीड्स नेशनल नीड्स दोनों खत्म हो और दोनों हम सेटिस्फाई कर सके थ्रू गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। यानी गवर्नमेंट प्लेयर्स और प्राइवेट प्लेयर्स दोनों को लेके आए और लोकल नीड्स और नेशनल नीड्स दोनों को हम सर्व कर पाए। ठीक है, ये जो इकोसिस्टम है इसमें क्या क्या हो सकता है? रिक्रिएशन, टूरिज्म एक बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, पेट्रोलियम ये तो है ही, शिपिंग, इसके अलावा इसमें रिन्यूएबल एनर्जी, एक्वाकल्चर यानी कि कल्चर डिपेंडेंट ऑन द एक्वेटिक एनिमल्स, टूरिज्म एंड माइनिंग। तो ये सारी चीजें जो इसमें क्लोज हैं। आई विल सजेस्ट यू टू फोकस ऑन दीज 1 2 3 4 5 फर्स्ट, ये 5 पे फोकस करो। आई वुड सजेस्ट यू, मेरे हिसाब से माइनिंग, टूरिज्म तो इधर हो ही चुका है ना। मेरे हिसाब से माइनिंग एंड एक्वाकल्चर आप फिर अल्टीमेटली लिख ही लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट ये 5 पे आप ज्यादा फोकस करना। अच्छा, इसके लिए क्या है कि हमारे पास डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो अच्छे लोगों के पास होनी चाहिए। एक अच्छा इकोनॉमी इकोसिस्टम तभी डेवलप होगा ब्लू इकोनॉमी के अंडर, जैसे सागरमाला में भी, जब डिसीजन मेकर अच्छा इंसान हो। डिसीजन मेकर ये समझे दैट रिस्क हैज टू बी लो, द रिस्क हैज टू बी लो, और कोई एक इंसान हो जो इसको रेगुलेट कर रहा हो, जो देख रहा हो कि हाँ ये जो हम जा रहे हैं ये सही जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। तो ये 2-3 की फैक्टर्स हैं जो बिल्कुल लगेंगे यहाँ पे। इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट की इंपॉर्टेंस को समझना, क्योंकि बहुत सारे फिशरमैन और ये सारे लोगों ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया है।
सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि वो समझे दैट हम एज अ सोसाइटी समझें दैट इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि उनका भी ध्यान रखा जाए. एंड देयर शुड बी अ कोऑपरेशन बिटवीन पीपल, लोगों के बीच में कोऑपरेशन हो कि कैसे आगे बढ़ना है और क्या करना है. ठीक है. इसके अलावा ये मेरीन फिश एक्वाकल्चर और फिश प्रोसेसिंग के बारे में एक डेटा है कि ये आत्मनिर्भर भारत और 30 ईयर होलिस्टिक प्लान्स के ये सारे पार्ट हो सकते हैं. और कोस्टल एंड डीप सी माइनिंग, ऑफशोर एनर्जी का भी ये एक हिस्सा हो सकता है. सो दीज आर डेटा ओरिएंटेड थिंग्स, आपको ये सारा लर्न करना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला. ठीक है. आपको इसके अलावा यहाँ पे एक स्कीम जो विच इज रिलेटेड टू दिस वन इज द प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. ये जो योजना है इट वाज एस्टेब्लिश्ड फॉर अ रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट फ्रेमवर्क, कि फिशरीज को कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार किया है. टू एड्रेस क्रिटिकल गैप्स इन द वैल्यू चेंज इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, मॉडर्नाइजेशन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल. ये 4-5 चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाना है, मॉडर्नाइज करना है फिशरी इसको, पोस्ट हार्वेस्ट एक बार फिशेज आ गई तो उनका भी ध्यान रखना है, और क्वालिटी कंट्रोल ऑफ दीज एंटायर थिंग. ठीक है. अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये भी उसी का पार्ट है. ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के ही बारे में यहाँ पे 4-5 पॉइंट्स दिए हुए हैं कि इसमें क्या क्रिटिकल चीजें हैं क्या नहीं है, जो दैट यू कैन यूज इन दिस ऐसे. अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मेक श्योर दैट यू जॉइन अ टेलीग्राम ग्रुप विच इज मेंटोर किंजल, and I also happen to have an Instagram page where there also I'm with the same by the same name which is mentor Kinjal. आप वहाँ पे ज्वाइन करिए इधर टेलीग्राम में, और मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी इस सेशन की, ताकि आप इसे रिवाइज कर पाएं और अपनी तैयारी को रोबस्ट कर पाएं. बाय. कल सुबह 11 बजे मिलते हैं. टेक केयर.